हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड होप यू विल बी फाइन। मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं और खैरो मकदम है आप सबका यहाँ पर। तशरीफ़ रखिए और गौर से सुनिए। आज के करंट अफेयर्स में जो हम बताने जा रहे हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल निकल के आ गए हैं। 14-15 बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स हैं और उसी के ख्याल से हम आपसे बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज के दो इम्पोर्टेंस हैं। आज बेटा विश्व हृदय दिवस है, वर्ल्ड हार्ट डे। और मैंने पिछले साल ही आप लोगों के लिए एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बना के डाला हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, सुनील सर जीएस का खिलाड़ी, और वहाँ पे देखिए हार्ट डे के ऊपर, और आपको मिल जाएगा। हमने आज भी आपके साथ फिर से उसे जो है शेयर किया है। तो आज विश्व हृदय दिवस है, आइए करते हैं हृदय की बात। इस पर हमने कुछ बातें की हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आए दिन हर एग्जाम में सवाल पूछता है, उस लेडी की कहानी है जो वाकई में बूढ़ी गांधी कहलाती हैं, ओल्ड लेडी गांधी कहलाती हैं, तामलुक की विधवा कहलाती हैं, विडो ऑफ तामलुक कहलाती हैं। ये कहानी है 29 सितंबर 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। आज के बंगाल के तामलुक में हम लोग जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए अंग्रेज भारत छोड़ो का जुलूस लेके जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में जो ब्रिटिश सिपाही थे वो हम लोग के सामने बंदूक तान दिए और गोलियों से भूनने लगे। इसमें जो है किसान था एक, उसको भी भून दिया गया। उसके हाथ में भारत का झंडा था। तो उसकी बूढ़ी मां, 72 वर्ष की बूढ़ी मां मातंगनी हाजरा ने भी कहा, हिम्मत है तो लो, मैं भी झंडा थामती हूं। उसे भी गोली मार दी गई और वो भी डेथ कर गई, हमारे लिए शहीद हो गई। याद रहे, किसी के नज़र में किलिंग है, डेथ है, पनिशमेंट है, और किसी की नज़र में शहादत है, शहीद होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज ही 29 सितंबर 1942 को आज के बंगाल के तामलुक में मातंगनी हाजरा शहीद हुई, लेकिन झंडा झुकने नहीं दी। 72 वर्ष की वो महिला से हमें प्रेरणा मिलती है आज भी। तो आज मातंगनी हाजरा का शहादत दिवस है। आज मातंगनी हाजरा के नाम पर, तामलुक की विधवा के नाम पर, बूढ़ी गांधी के नाम पर, वहां सैकड़ों हजारों चौक चौराहे, मूर्तियां, स्कूल, कॉलेजेस के नाम हैं। ये हमारी मातंगनी हाजरा है, उनको मेरा नमन। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए बात अब आगे करते हैं। तो आज के संदर्भ में बात करें हम अगला। तो 29 सितंबर 1942 मातंगनी हाजरा की शहादत दिवस। तामलुक की विधवा कहलाती है, गांधी बूढ़ी कहलाती हैं, ओल्ड लेडी गांधी कहलाती हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट का कहानी है जो मैंने अभी आपको बताया। और ध्यान रखें, जैसा मैंने कहा, इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को हुआ था। वो 72 वर्ष की उम्र में ये झंडा थामी थी भारत की। चलिए, और बेटा आज ही जो है क्या है, आपको भी मालूम होना चाहिए, आज ही है क्या, वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस है आज। चलिए, तो बहुत सारी चीजें हैं, अब हम बात करें आगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। अब आइए सवाल। अगला सवाल यहां पे है। हम और आप सब जानते हैं पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन प्रतिबंधित। ध्यान देंगे, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके जितने भी सहयोगी संगठन हैं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल मूवमेंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरला, ये सभी यानी 4 और 5, 9, इन सभी को प्रोहिबिट कर दिया है, प्रतिनिषेध लगा दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्यों? जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई 2 महीनों से, जुलाई से ही देखा जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीनों से जो आउटपुट मिल रहे थे और इनके जो पिछले 10, 12, 15 साल के इतिहास थे, उन सब को खंगालने पर जो गोपनीय रिपोर्ट आई कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट टेररिस्ट बने हैं, सीरिया गए हैं, बगदाद गए हैं, खलीफा बगदादी के साथ काम किए हैं और देश में ही ये बहुत ही कट्टरवाद को फैला रहे हैं
और इस्लाम को गलत रास्ते पर ले के जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़, देश के लिए ये बहुत ही आंतरिक खतरा है, इसीलिए अब हर स्थिति में इसे बंद किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। याद रहे, पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके लिए कर्नाटक सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य सरकारों ने भी, इवन जो है पहले ही हम देखते हैं झारखंड की सरकार ने पीएफआई को पहले ही प्रोहिबिट करके रखी हुई है। तो कुल मिलाकर के गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये सब जो है राज्य ने पैरवी की थी कि इसे हर स्थिति में बंद किया जाए, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आइए, हमने जितनी बातें बताई इन सब को ध्यान में लेकर के इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, ये ध्यान में रखें। बाकी हर दिन की इसकी इंपॉर्टेंस को हम आपको बता ही रहे हैं। चलिए, तो ये बंद हो गया है, 5 साल के लिए प्रोहिबिशन लगा है, 5 ईयर्स के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर्स का ये तय है और ये रहा, आर वेंकट रमनी देश के नए अटॉर्नी जनरल बने, यानी होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान देंगे, ये है हमारे आर वेंकट रमनी। ये जज रहे, वकील रहे, वरिष्ठ वकील आर वेंकट रमनी हुए, अटॉर्नी जनरल के लिए हैं और 1 तारीख से 1 अक्टूबर से ये पद ग्रहण करेंगे, क्योंकि के वेणुगोपाल जो है हमारे, वो 30 सितंबर को रिटायर करेंगे फाइनली, ठीक है। और उसके बाद ये आएंगे पद पर और 3 वर्ष के लिए ये आएंगे। इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेना जरूरी है। इनका नाम क्या है? आर वेंकट रमनी। कार्यकाल क्या होगा? 3 इयर्स, ठीक है। कब से ये ज्वाइन करेंगे? तो याद रखिएगा, ये 1 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे। किसका स्थान लेंगे? वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वेंकट रमनी का वकालत का 40 वर्ष का अनुभव है। विधि आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, नेशनल लॉ कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिलोंग फ्रॉम तमिलनाडु। वेंकट रमनी को आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट मामले में भी कोर्ट ने रिसीवर बनाया था। तो इतनी जानकारी इनके बारे में रखनी है। अब आइए, तीसरा जो हॉटेस्ट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछेगा। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने सीडीएस। ये देखिए, इनकी तस्वीर अभी नहीं, ये जवानी की है। आज वो कैसे दिखते हैं, ये एक बार जानना पहले जरूरी है। आइए इनको देखिए, आज ये ऐसे दिखते हैं, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जेबीएस यादव साहब। तो याद रखिएगा, ठीक है, जेबीएस यादव। आइए, देखा, ये जो है जेबीएस यादव, ये आपको बताते हैं कि वो उनके बारे में कि वो क्या थे। तो आइए, कुल मिलाकर के जो बात होगी यहां पे, नेक्स्ट, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने सीडीएस। अब इनके बारे में जानना है। सबसे पहले, भारत के पहले सीडीएस कौन बनते? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। एक, दूसरे नंबर पे कौन आए? ये हुए हम भारत के सेकंड सीडीएस। इनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं, 2019 में या 20 में रिटायर्ड हुए थे। अब आइए, कैबिनेट ने इनके मामलों की पुष्टि कर दी है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान सीडीएस के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव भी होंगे। जो हमारे सीडीएस होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वही हमारे रक्षा मंत्रालय के रक्षा मामलों के सचिव होंगे, सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस रिलेटेड ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये 2 पद पे होंगे। अब आइए, 10 महीने से ये पद खाली था जब हमारे बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं रहे हमारे बीच। अच्छा, चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे। इनका कार्यकाल कब तक होगा? अगले आदेश तक। तो इनका जो टर्म होगा अगले आदेश तक, ये तय नहीं किया गया है, 3 साल, 2 साल, 5 साल, अगले आदेश तक, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आइए इनके बारे में और जानिए, ठीक है ना, ध्यान देंगे। ये जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियान का व्यापक अनुभव रखते हैं। ध्यान देंगे, पहले के नियम जो थे उसमें था कि एडमिरल, जनरल और
एयर चीफ मार्शल जब रिटायर करेंगे तो उन्हीं में से कोई बनेगा। लेकिन नया नियम सरकार ने बनाया, जो वाइस एडमिरल है, एयर मार्शल है, चीफ हटा दीजिए, एयर मार्शल है, ठीक है, या फिर आपका डिप्टी जनरल है, यानी उनमें से भी कोई रिटायर करने के बाद बन सकते हैं। तो यानी फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंकर से बन सकते हैं। फर्स्ट रैंकर जो होते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एडमिरल कह रहे हैं, ठीक है, जनरल कह रहे हैं, ठीक है, इन सब के कितने स्टार होते हैं, 4 स्टार होते हैं वर्दी पर। और जो उससे नीचे के होते हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट वर्ड का यूज होता है, उनके कितने स्टार होते हैं, 3 स्टार होते हैं। तो 3 स्टार वाले भी अब बन सकते हैं। उसी ख्याल से ये 3 स्टार वाले ही थे जो बने हैं। अब आइए, ये 11 गोरखा राइफल्स में वर्क कर चुके हैं, वहीं से उन्होंने ज्वाइनिंग ली। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला एंड इंडियन, ठीक है, मिलिट्री एकेडमी देहरादून के छात्र रह चुके हैं। मई 2021 में अपनी सेवानिवृत्ति तक यह पद संभाला, यानी अभी मई 2000 माने 1 साल हुए हैं इनके रिटायरमेंट के। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो पीस फोर्स हैं, उसमें अंगोला में भी इन्होंने जो है जिम्मेदारी संभाली। और देखिए, अब इनका गांव घर सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो हमारे चौहान साहब हैं, वो ऑलरेडी चाइना के और पाकिस्तान के मामलों के एक्सपर्ट हैं। हाँ, चाइना के, पाकिस्तान के मामलों के एक्सपर्ट हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीजें हैं कि ये नागालैंड में आतंकवाद के विरुद्ध सफल ऑपरेशन कर चुके हैं, चला चुके हैं, ठीक है। बारमूला में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन भी इन्होंने संभाला है। वे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन रह चुके हैं, माने जितने मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उसके डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं जनाब। अब आइए, इनका एड्रेस क्या है, गवाना, ये उनके गांव का नाम है गवाना। ये उनका ब्लॉक है, तहसील कांडा। और बेटा वो पड़ता है कहां, रामपुर में, कांडा पंचायत, गवाना गांव, कांडा पंचायत, रामपुर तहसील, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वैसे देहरादून में उनका पुश्तैनी घर भी है, वसंत विहार में। तो ये एड्रेस इंपॉर्टेंट हो गया, यानी हमारे बिपिन रावत भी उत्तराखंड के थे और हमारे दूसरे सीडीएस भी उत्तराखंड के हैं, ये ध्यान में रखना है। तो याद रखना है, बालाकोट स्ट्राइक के स्ट्रेटजी बनाने में ये जुड़े हुए थे। इन्होंने, ध्यान देना है, ऑपरेशन सनराइज का जिम्मेवारी ली थी, चलाया था। तो ऑपरेशन सनराइज क्या है, ये क्वेश्चन बन गया। ऑपरेशन सनराइज जो था, इसमें क्या था, ये थे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के चीफ थे, डायरेक्टर जनरल थे मिलिट्री ऑपरेशन के। तो इनके तहत ऑपरेशन सनराइज चला, जिसमें भारत, ध्यान देंगे, जिसमें भारत और म्यांमार की सेना ने अपने सीमाई प्रदेशों में उग्रवादियों को खोज निकालकर मारने का अभियान किया। तो ये ऑपरेशन सनराइज था। इट इज ए गुड क्वेश्चन। इन्होंने एक किताब 2010 में लिखी और पब्लिश की, आफ्टर मैथ ऑफ ए न्यूक्लियर अटैक, आफ्टर मैथ ए न्यूक्लियर अटैक, ऑफ ए न्यूक्लियर अटैक। तो ये किताब है। तो देखा आपने, सारी चीजें आपके सामने में आ गया। कलकत्ता के फोर्ट विलियम सेंट्रल स्कूल में इन्होंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई शुरू की थी, ठीक है। तो पूरी सारी बातें हो गई। तो सीडीएस साहब कौन है अब, अनिल चौहान। अब आइए, ममता सरकार की दुआरे राशन योजना अवैध, हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने फाइनली बंगाल सरकार जो पिछले के पिछले साल एक योजना चलाई थी राशन की, दुआरे राशन योजना। दुआरे मतलब होता है दरवाजा, दरवाजा का यहां मतलब हुआ घर। यानी जो राशन की दुकान पर आप राशन लेने आते हैं बीपीएल कार्ड से, अंत्योदय योजना वाले कार्ड से, अब आप राशन की दुकान पर नहीं जाएंगे, आपको राशन जो है, कोटा वाला राशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आपके घर ही पहुंचा दिया जाएगा। दुआरे राशन, एट योर डोर स्टेप, राशन ऑन योर डोर स्टेप। तो दुआरे राशन योजना कहा गया कि जो फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है उसके तहत ये जो है गलत है। तो फूड सिक्योरिटी कानून के हिसाब से ये गलत है, यानी उक्त योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के विपरीत है।
ठीक है, ये बात हुई। तो अब एक आपको ये पता चला कि दुआरे राशन ये योजना किस राज्य सरकार ने चलाई थी? बंगाल की सरकार ने। किस हाई कोर्ट ने इस योजना को अवैध घोषित कर दिया कि यह गलत है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने। तो दुआरे राशन जैसी एक योजना 2 साल से 3 साल से लगे हुए हैं केजरीवाल कि हम चलाएं दिल्ली में। करप्शन का अड्डा बनेगा और आपको जरूरत नहीं है फिर भी हम आपको दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो दुआरे राशन टाइप की योजना एट योर डोर स्टेप शुरू करने की बहुत कोशिश की, और गेहूं नहीं सीधा आटा आपको देंगे, बहुत सारा किया, लेकिन इन सब को जो है अभी तक नहीं मिला है। तो इस तरह से इस तरह को अवैध घोषित करना, ऑटोमेटिकली केजरीवाल जी को इशारा मिला है केंद्र सरकार से और हाई कोर्ट से। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट बेटा यहां ध्यान दें, हमने आपको बताया था कि अयोध्या के सरयू तट पे, अयोध्या चूंकि सरयू तट पे है, तो अयोध्या में सरयू तट पे एक चौक का नाम रखा गया भारत रत्न लता मंगेशकर चौक, और ये वीणा जो है उनकी कला को समर्पित करते हुए लगाया गया है। इसका इनॉग्रेशन कल हो गया, मोदी जी ने किया, वर्चुअल किया, योगी जी वहां मौजूद थे। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, गुजरात को पहली मेट्रो और वंदे ट्रेन की सौगात देंगे पीएम मोदी। कहने का मतलब है मोदी जी 2 दिन की यात्रा पर गुजरात आज जा रहे हैं, चले गए होंगे। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, 2 दिन यानी बृहस्पति और शुक्र, यानी बेटा 29 सितंबर 30 सितंबर को गुजरात में है हमारे मिस्टर मोदी। क्या क्या करने जा रहे हैं? राज्य को पहली मेट्रो ट्रेन देंगे और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की भी सौगात देंगे। तो मेट्रो ट्रेन की भी शुरुआत होगी, चलना शुरू होगा, और वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी। अब आइए, सूरत में ड्रीम सिटी का इनॉग्रेशन भी करेंगे और एयरपोर्ट से लेकर नीलगिरी मैदान तक रोड शो भी करेंगे। तो रोड शो उनका वो पॉलिटिकल बातें हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स की जो बातें हैं उस पर हमारी निगाहें होनी चाहिए। सूरत में बायोडायवर्सिटी पार्क की सौगात देंगे, तो बायोडायवर्सिटी पार्क सूरत में। भावनगर भी जाएंगे जहां दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। ध्यान देंगे, वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल एट भावनगर। भावनगर कोस्टल एरिया है। फिर अहमदाबाद आएंगे और वहां पे 36वें राष्ट्रीय खेल समारोह का उद्घाटन करेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल समारोह कहने का मतलब क्या है? 35वां जो खेल हुआ वो हुआ केरल में, नेशनल गेम 35th केरल में हुआ। उसके बाद मुश्किलें आती गईं, आज करेंगे कल करेंगे, हुआ नहीं। तो 36वां सीधा जो है अब कहां हो रहा है? गुजरात में, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से इसकी शुरुआत होगी। तो याद रखिएगा, अब वो अंबाजी मंदिर जाएंगे, चूंकि आपको मालूम है नवरात्र मतलब दशहरा का दौर चल रहा है, तो जाएंगे पूजा पाठ करने। अब जो मैं कह रहा हूं सुनिएगा, गांधीनगर से मुंबई के बीच सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यानी बेटा अभी अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है सेमी हाई स्पीड, यानी जो 160 से 180 किलोमीटर के बीच चलेगी, मैक्सिमम 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, उसको कहते हैं सेमी हाई स्पीड ट्रेन। तो वो कहां से चल रही है? गुजरात के गांधीनगर से महाराष्ट्र के मुंबई को चलेगी। ठीक है, उसमें वो थोड़ी देर सवारी भी करेंगे और अहमदाबाद के कालूपुर स्टेशन पर उतर जाएंगे। वहां पर वो राज्य का पहला मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी देंगे। यानी एक ही दिन वो वंदे भारत की भी शुरुआत कर रहे हैं गुजरात में, मेट्रो ट्रेन की भी शुरुआत कर रहे हैं, बायोडायवर्सिटी पार्क दे रहे हैं नहीं, और 36वें राष्ट्रीय खेल भी देख रहे हैं। कुल मिला के 4 इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, 4 ध्यान में रखेंगे बेटा। ये हैं हमारे बीजेपी आरएसएस के एक गद्दावर व्यक्ति माधव राम माधव। हमें उससे नहीं लेना देना, ये एक बड़े बिग पर्सनालिटी हैं, लेकिन इन्होंने एक किताब लिखी है और हमारे लिए वो किताब ही इंपॉर्टेंट है। आइए, राम माधव आरएसएस के हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं। आइए, देश के विभाजन पर लिखी अपनी पुस्तक, अपनी मतलब इनकी पुस्तक, पार्टीशन्ड फ्रीडम, यानी हमें फ्रीडम तो मिला, आजादी तो मिली, लेकिन विभाजित आजादी।
तो पार्टीशन्ड फ्रीडम, द बुक रिटेन बाय होम, राम माधव, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये किताब इंपॉर्टेंट हो गया। अब आइए बेटा, इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्ट्री के तहत काम करती है। इसने अपने रिपोर्ट जारी किए हैं और रिपोर्ट के तहत 2011 के बारे में 2021 के बारे में बताया जा रहा है। क्या, सुनिए। तो सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्ट्री ने अपने रिपोर्ट जारी किए, इशू किए, और इसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा पर्यटक, डोमेस्टिक टूरिस्ट, हम और आप जो भारत के ही टूरिस्ट हैं, एक शहर से दूसरी जगह जाते घूमते, सबसे ज्यादा ताजमहल गए, उसके बाद हम लोग लाल किला गए, उसके बाद हम लोग कुतुब मीनार गए। तो सबसे ज्यादा टूरिज्म ताजमहल, फिर लाल किला, फिर कुतुब मीनार गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 रहा, सवाल बना देगा। अब आइए अगला, ये रिपोर्ट जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जारी किया। अब देखिए, ये रिपोर्ट कहती है कि 2020 में 27,40,000 फॉरेन टूरिस्ट इंडिया विजिट किए, यानी 27,40,000 विदेशी पर्यटक भारत आए। 2020 में कोविड शुरू हो चुका था, लॉकडाउन शुरू हो चुका था। अब आइए, फिर कह रहे हैं विदेशी पर्यटक जो भारत में आए तो सबसे ज्यादा कौन से साइट भ्रमण किए। तो याद रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन से स्मारक पे सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंचे, तो कहेंगे ममल्लापुरम, तमिलनाडु। तो ममल्लापुरम या मामल्लपुरम, तमिलनाडु में, बिल्कुल। एक यहीं पे अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुआ था। दूसरा, उसके बाद ध्यान देंगे, अब इस सूची में ताजमहल 38,000 लोगों के आगमन के साथ दूसरे नंबर पे रहा, और मामल्लापुरम जो है 1,40,000 विदेशी पर्यटक मामल्लापुरम पहुंचे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस, पॉइंट क्लियर। और दूसरे नंबर पे कौन हुए, ताजमहल। चलिए, फॉरेन टूरिस्ट के हिसाब से बेटा एक छोटी सी चीजें हैं, और यहां से आपका एक सवाल बन गया। मनसुख मंडाविया, देखिए मनसुख मांडविया, ये हमारे केंद्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर है, सेंट्रल फर्टिलाइजर केमिकल मिनिस्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने क्या कहा है, गौर से सुनिए। 15 लाख टन सालाना, एनुअल 15 लाख टन पोटास फर्टिलाइजर भारत इंपोर्ट करेगी, कनाडा से इंपोर्ट करेगी। कनाडा की कंपनी कैन पोटैक्स, कैन मतलब कनाडा, पोटेशियम, कैन पोटैक्स कंपनी से, कनाडा के कैन पोटैक्स कंपनी से भारत सरकार 15 लाख टन एनुअल पोटाश इंडिया में इंपोर्ट कर रही है। ये 3 वर्ष तक इंडियन कंपनी इसे इंपोर्ट करती रहेगी। ये हॉट क्वेश्चन हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस मूल्य में 50% वृद्धि संभव। देखिए, नेचुरल गैस का इस्तेमाल, पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी में यूज होता है, एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस में यूज होता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स कंपनी इसे यूज करती है फ्यूल के रूप में, बहुत सारे थर्मल पावर यानी पावर स्टेशन इसका इस्तेमाल करती है, इसका डिमांड खूब होता है। और इसका जो रेट है, रेट बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन महंगाई खुद इतनी ज्यादा विश्व स्तर पे और भारत में है कि सरकार सोच में पड़ी है। तो नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का रेट कितना बढ़ाया जाए, कीमत कितनी बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए, इन सब को लेकर एक कमिटी एस्टैब्लिश्ड हुई थी। वो कमिटी अभी अपना रिपोर्ट देने वाली है, दी नहीं है। इसके देते ही नया कीमत लागू होगा। वैसे डेडलाइन था कि 1 अक्टूबर से नई कीमत लागू हो जाएगी और ये जो पारेख कमेटी अपना रिपोर्ट दे देगी, पर ये रिपोर्ट दी नहीं है। तो जरा देखिए, जरा ध्यान देंगे।
घरेलू फील्ड से निकाली जाने वाली प्राकृतिक गैस का नया मूल्य 1 अक्टूबर 2022 से लागू होना है। लेकिन यानी बेटा जो देश के भीतर हम नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं उसकी कीमत क्या हो, उसको लेकर के 1 अक्टूबर को नया प्राइस होना था, लेकिन रिपोर्ट नहीं आया। अब आइए, मूल्य तय करने के लिए गठित पारीख समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं है। उसने कहा है कुछ वक्त हमें और दीजिए। समझ में आई बात? लेकिन यह झूठ मूठ से सरकार कह रही होगी कि आप थोड़ा वक्त मांग लीजिए, क्योंकि मामला अभी बड़ा टेंसफुल चल रहा है। जरा देखिए, नया मूल्य मौजूदा $6.1 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट MMBTU गैस मेजरमेंट का तरीका यही है। गैस को जो मेजर किया जाता है उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का नाम क्या है? MMBTU। MM यानी क्या मतलब है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ये मापने का। तो ये है, और इससे 40% ज्यादा कीमत बढ़ेगी। अब 6.1 की जगह अब क्या हो जाएगा? लगभग 10.25 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब आइए, लेकिन सरकार है कि अगर ये बढ़ाएंगे तो हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। अब आइए, CNG बनाने में नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। PNG में होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, घर में जो खाना बनाते हैं पाइप से जो आता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो जैसे गाड़ी घोड़े चलते हैं। इसके अलावा पावर प्लांट यूज करता है, फर्टिलाइजर्स प्लांट यूज करता है, और इतनी गाड़ियां वगैरह चलती हैं तो इससे जितनी भी चीज़ें ढोई जाती हैं, कैरियर की जाती है, सब की कीमतें बढ़ जाएंगी। चावल, दाल, गेहूं, सब्जी भाजी, फ्रूट सब कुछ। तो सरकार सख्ते में। आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? अब सवाल है आपको क्या मिला? आपको ये मिला ना पारीख समिति। तो नेचुरल गैस के कीमत के ऊपर जो समिति बैठी है उसका क्या नाम है? पारीख समिति, दीपक पारीख। अब आइए, ज्यादा महंगाई के कारण वैश्विक स्तर पर मंदी की आशंका बढ़ी। बेटा कल ही हमने आपको कोट किया था, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह ये सब जो है परेशान है महंगाई से। और हमने ये भी कहा था कि अब जर्मनी भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने सही कहा, जो पुतिन से उन्होंने कहा था यह समय युद्ध का नहीं है। क्यों? ये कहेंगे जरूर, पर ब्लेम लगाएंगे ये लोग रशिया पे, और इसी आड़ में ये काम करेंगे हथियार बेचने का। तो कुल मिला के मंदी तो है, हमने कई बार आपको इशारा किया है, तभी तो युद्ध हो रहे हैं, हथियार बेचे जा रहे हैं। तो आइए देखिए, गौर फरमाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। ज्यादा महंगाई और वास्तविक मजदूरी में लगातार गिरावट के कारण वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ी है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह रिपोर्ट किया है क्या कि महंगाई लगातार आसमान छू रही है, और जो रियल ठीक है वेजेस है ये लगातार रियल वेजेस गिरती जा रही है। बेटा 10 से 12% का एनुअल महंगाई प्राइस राइज का रेट है। सुनील सर अभी 10,000 रुपए मंथली कमा रहे हैं एनुअली, मान लीजिए 10,000 मंथली चल रहा है, और हम अपना जीवन यापन किसी तरह से कर रहे हैं। आप भी जानते हैं 2019 के बाद 2020, 2021, इस 3 सालों में, और सच पूछे तो 2016 से नोटबंदी के बाद से, यानी कितने 6 साल होने जा रहे हैं। यकीन मानिए इन 6 वर्षों में एजुकेशन इंडस्ट्री और अन इंडस्ट्री में वेतन नहीं बढ़ाए गए हैं। रियल एस्टेट में भी वेतन नहीं बढ़ाए गए। कोविड के समय तो वेतन जो काटे उसके बाद फिर से रिवाइव भी नहीं किया। यह हकीकत है, जिसका नतीजा क्या है? महंगाई तो बढ़ गई। इन 6 वर्षों में महंगाई में देखें तो 10 रुपए की चीज 18 रुपए बिक रही है, और हमारी 10,000 सैलरी, यानी कोविड पहले मान लें कि 15,000 थी, कोविड के समय में 10,000 कर दी गई, और ये 10,000 ही है। और महंगाई इस 6 वर्षों में कुल मिला के सिर्फ कम ही सोचिए 18% बढ़ गई, और सुनील सर 15,000 से 10,000 पे आ गए। मालूम समझ में आया? यानी आज हमारे घर की जरूरत 10,000 में नहीं, कम से कम 18,000 रुपए चाहिए, और हमें मिल रहे हैं 10,000 रुपए। तो रियल इनकम, रियल वेजेस हमारा बर्बाद हो गया, हम गरीब हो गए। बताया था ना कि 1.25 अरब लोग बीपीएल में जा चुके हैं कोविड की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आपने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यह रिपोर्ट कहता है
कि भैया वास्तविक मजदूरी घटती जा रही है। क्यों? आप प्राइस राइज के अकॉर्डिंग मजदूरी बढ़ा नहीं रहे और प्राइस राइज बढ़ती जा रही है और मजदूरी घटती जा रही है, तो जो रियल मजदूरी है वो तो बहुत कम है दिखने को जो लग रहा है। यानी कि आपको लग रहा है कि 10,000 में सुनील सर बहुत काम कर रहे हैं। नहीं, महंगाई बढ़ गई इतना 18%, तो हम तो देखें तो हमारा तो हालत बुरा हो गया। हम तो 7,000 रुपए एक्चुअली कमा रहे हैं, 7,000 या 7,500 एक्चुअली कमा रहे हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अब आइए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या क्या कहा, गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुख्य अर्थशास्त्री परिदृश्य रिपोर्ट आया है जो कहता है 2022-23 में कामगारों की वास्तविक मजदूरी दुनिया भर में घटने की आशंका भी है, आगे भी घटेगी। जनाब यह हकीकत है, 5 साल से हम लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं कि भैया कुछ बढ़ा दो, वर्क बढ़ गया। उसके लिए क्या हो रहा है, जरूरत पड़ने के लिए कि घंटे ज्यादा काम कर लें, 8 की बजाय 12 घंटे काम कर लें, पर काम भी नहीं उतना है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? इतने लोग नए हैं कि वो चाहते हैं कि और कम में काम कर दें। सुनील सर अगर 10,000 ले तो कोई 8,000 पे काम करने के लिए तैयार है, क्वालिटी की ऐसी की तैसी। दैट इज द प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा, वास्तविक मजदूरी दुनिया भर में घटने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने, बिल्कुल याद रखिएगा, 2012 के आसपास भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ दिया राइस एक्सपोर्ट में। तब से ये नंबर 1 ही है एक्सपोर्ट में। प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है, एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 है, क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत एक्सपोर्टेबल है। अब आइए, दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने टूटे हुए चावल के निर्यात पर भी बैन लगा दिया। खुद्दी जिसे कहते हैं, जो टूट जाता है चावल तैयार करने के क्रम में, उससे लोग एथेनॉल बनाते हैं, अन्य चीज़ों में यूज़ करते हैं, पोल्ट्री फार्म में जाता है, मुर्गियों के बत्तखों के दाने के लिए, चारा वारा के लिए जाता है, भैंस गाय के लिए, घोड़े वगैरह के लिए, तो फॉडर में चला जाता है। इसके अलावे इसका यूज़ जो होता है, गरीब लोग चावल बना के खाते हैं, खिचड़ी में खासकर टूटे हुए चावल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जगह बहुत तरह के यूज़ होते हैं। याद करिए, ऐसा ही एक हमारे सेना नायक थे, मालूम है कौन? खुदीराम बोस, हमारे क्रांतिकारी किशोर खुदीराम बोस। उसका नाम क्या? खुदी। खुदी मतलब टूटा हुआ चावल, जी जनाब। लेकिन उन्होंने क्या किया, गोल्डन लेटर से अपना नाम लिखवाया भारतीय इतिहास में। तो याद रखिएगा, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। समझ रहे हैं फूड सिक्योरिटी कहां जाने वाली है। साथ ही अन्य किस्म के चावल पे 20% निर्यात शुल्क लगा दिया। यानी कि अगर हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कि कोई चावल हमारा 125 रुपए का है, अगर एक्सपोर्टर उसको एक्सपोर्ट कर रहा है ईरान के लिए, तो चावल पे 20% ड्यूटी हमने लगा दिया भारत सरकार ने। अब 125 है, 20% लगा दिया, तो इसका मतलब 25 रुपए फिर बढ़ गए, और वो 150 रुपए पे निर्यात होगा, तो उस देश में जाकर के 200 पे बिकेगा, कोई लेगा ही नहीं, तो अपने आप निर्यात कम हो जाएगा और देश में चावल बचा रह जाएगा, फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी। समझ में आई हमारी बात? अब आइए, यहां देखिए एक शब्द, देखिए INCRA, इनकरा, इंडियन नेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बहुत सारे रेटिंग एजेंसी होते हैं जिसके बारे में हम आपको इकोनॉमी में बताते रहते हैं। तो इनकरा भारत का एक रेटिंग एजेंसी है, जिसने क्या कहा है कि जो 2022 का भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो एज इट इज रहेगा जो पहले हमने कहा था 7.2%। ठीक है, तो आपको इनकरा के बारे में समझ आया कि एक रेटिंग एजेंसी है। चलिए, और उसने क्या कहा है ये समझ में आया। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन के समर्थन में उतरी इटली की भावी PM मेलोनी। याद रखेंगे, हमें हिजाब उजाब पर नहीं ध्यान देना, ध्यान देना भावी मतलब फोर्थ कमिंग। भावी का मतलब और संभावी दो शब्द हैं। संभावी का मतलब पॉसिबल है, माइट बी, बन सकती है, और भावी का मतलब क्या है? फोर्थ कमिंग, यही आने वाली है, अगली, अभी बन नहीं गई है, आने वाली है। क्यों? इसलिए कि वहां पर चुनाव हुए, उस चुनाव में इनकी जो पार्टी है वो पार्टी बहुमत हासिल की, जिसका नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली। इनकी पार्टी का नाम क्या है बेटा? मेलोनी की पार्टी का नाम क्या है? ब्रदर्स ऑफ इटली। ये 26% मतदान हासिल की है, जबकि ऑलरेडी पार्टी में जो है, ठीक है, वो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने जो है 19% मत हासिल किए। डेमोक्रेटिक पार्टी 19%। तो स्वाभाविक है कि
इनकी पार्टी जीती है और इन पार्टी के चीफ ये हैं, तो आने वाले दिनों में यही जो है इटली की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, तो इसलिए कहा। अब आइए, तो इटली की जॉर्जिया मेलोनी नेक्स्ट यानी कमिंग प्राइम मिनिस्टर है, हमको यहां से ये लेना है बात, ठीक है। और 13 अक्टूबर को वहां की संसद की बैठक होगी और उससे पहले ये अपना पद ग्रहण कर लेंगी। यूक्रेनी क्षेत्रों में हुए जनमत संग्रह का नतीजा रूस के पक्ष में, स्वाभाविक है, ये तो पता ही था। आप भी जानते हैं कि अगर ये यूक्रेन है तो ध्यान देना है, ये तो पहले ही ले चुका है क्रीमिया, जो लगभग 5% था एरिया वाइज, और अब वो क्या लिया है, ये एरिया ले लिया, जिसमें 4 हैं, डोनेस्क है, लुहांस्क है, खिरसान है और जपोरीजिया है। तो ये चारों पार्ट 15% बनता है यूक्रेन का, और पहला 5 ले चुका, तो ये 20% पे अब इसका हिसाब किताब होगा। कहते हैं 87 से 90% लोगों ने मतदान किया, पर मतदान में यस और नो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सब ने कहा कि भाई पक्ष में दिया है, यानी कि वो रसिया में रहना चाहते हैं, यानी रसिया की बाउंड्री अब एक्सटेंड करके इन चारों को संभालेगी, कहने का मतलब ये है। पर इंतजार करिए, अभी ये आइए, ये क्वेश्चन पूछना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता बेटा। आप देखिए, ये है हमारे रोनाल्डो, फुटबॉल के गद्दावर पर्सनैलिटी, ये है लियोन मैसी, फुटबॉल के पर्सनैलिटी, और हमारे इंडियन सुनील छेत्री, फुटबॉल के इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। जरा देखें, हम देखें तो लगभग 100+ गोल रोनाल्डो ने किया हुआ है इंटरनेशनल मैच में, और लियोन मैसी ने भी लगभग 95-96+ गोल कर चुके हैं, यानी 90 गोल किए हैं, और 117 गोल रोनाल्डो ने किया है। और हमारे सुनील छेत्री ने भी 84 गोल कर चुके हैं, पर इस पे ध्यान कोई नहीं देने वाला। भारत में तो सबसे ज्यादा गोल इन्होंने किया, भारत के खिलाड़ी के तौर पर इंटरनेशनली 3rd है, तो वर्ल्ड 3rd जो सबसे ज्यादा गोल किया हुआ है फुटबॉल में वो सुनील छेत्री हैं। तो आइए, दुनिया की फुटबॉल की जो सबसे बड़ी संस्था है फीफा, जो फुटबॉल को रेगुलेट करती है, मैचेस ऑर्गेनाइज करती है, तो फीफा जो है एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाया है, एपिसोड बनाया है। इसके 3 एपिसोड हैं, हो सकता है आधा घंटा के 3 हो, 1 घंटे को 3 एपिसोड हो, तो 3 एपिसोड में एक सीरीज बनाया है जो सुनील छेत्री के जीवन पे है, उसके कैरियर पे है, उनका लाइफ एंड फुटबॉल कैरियर को लेके 3 एपिसोड वाली एक सीरीज फीफा ने बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं। फीफा की जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है फीफा प्लस, उस पर आपको यह मिलेगा। और तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले हमारे सुनील छेत्री हैं, और कुल मिलाकर के हमारे सुनील छेत्री ने 2005 में फुटबॉल के मैदान में उतरे और अब तक 131 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिसमें ये 84 गोल भी कर चुके हैं। इस तरह से आपने देखा, दैट इज द इंपॉर्टेंस। तो याद रखिएगा, सुनील छेत्री के ऊपर जो सीरीज है इसका नाम क्या है, सुनील छेत्री कैप्टन फैंटास्टिक। सुनील छेत्री कैप्टन फैंटास्टिक, ये सवाल तो पूछेगा, रोक ही नहीं सकता, ठीक है। और खासकर केरला में, गोवा में और वेस्ट बंगाल के जो बेटा दीवानगी है फुटबॉल को लेकर के, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, वहाँ के तो स्टेट लेवल के एग्जाम में ये तो 100% टॉप क्लास क्वेश्चन है, और पूरे इंडिया के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट की बात हम करें अब, आइए, आज राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। अभी हमने सिनॉप्सिसली कही थी, अब थोड़ा डिटेल समझिए, यहां से क्वेश्चन आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अहमदाबाद में, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, यानी अपने नाम में 36वें राष्ट्रीय खेल का इनॉग्रेशन करेंगे। 36th नेशनल गेम गोइंग टू बी टुडे इनॉग्रेट एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम एट अहमदाबाद, गुजरात, inaugurated by our Prime Minister Mr. Modi. Okay, अब आइए, this game will be held during 29th September to 12th of October 2022. तो लास्ट कहां हुआ था, that was in Kerala in 2015. After 7 years, now holding the next one, 36th. And reason, what is the theme of this game this year? The theme is
जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। तो दैट इज द थीम ऑफ दिस नेशनल गेम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। कितने टीम हिस्सा ले रहे हैं और कितने खेलों में हिस्सा ले रहे हैं? देयर आर 37 टीम्स गोइंग टू बी प्ले पार्टिसिपेट एंड देयर आर 36 टाइप ऑफ गेम, और उसके कई सारे जो हैं प्रतिस्पर्धाएं होंगी, कंपटीशन होगा। गेम 36 है, पर हर गेम में 3 4 5 7 7 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज कंपटीशन होते हैं। आइए यहां तक समझ गए, ध्यान देना। पहली बार 4 टीम इसमें भाग ले रही है, जो पहली बार भाग ले रही है। तो 37 में 4 घटा दीजिए तो 33 तो पहले भी खेलती थी, 4 नई आई है। वो 4 कौन है? दैट इज इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल का नॉर्थ वाला एरिया है बोडोलैंड, ये भी एक टीम के रूप में आ रही है। लद्दाख चूंकि एक अलग स्टेट के तौर पर आ गया है, तो लद्दाख की टीम है। जैसा कि आप जानते हैं, दादर नागर हवेली और दमन और दीव दोनों एक हो गए हैं, पर 2 टीम हैं। दादर नागर हवेली और दमन और दीव, ये 2 टीम हुए, और बोडोलैंड और लद्दाख 4 टीम नहीं है। दैट इज गुड क्वेश्चंस। ठीक है, अब आइए सवाल है, क्या ये सारे खेल एक ही जगह होंगे? नहीं भाई, खेल के अलग अलग पैमाने होते हैं, तो अलग अलग खेला जाएगा। इस ख्याल से देखें तो ये गुजरात के 6 शहरों में खेला जाएगा। अहमदाबाद ए, गांधीनगर 2, सूरत 3, वडोदरा 4, राजकोट 5, भावनगर 6, यानी AGS VRB, या इसको जैसे बनाना चाहे बना ले। लेकिन क्या कोई 7वां भी? हाँ, 7वां भी होगा, आप लोग को पता नहीं है। ये दिल्ली में होगा। क्यों? साइकिलिंग के लिए वहां पे वो चीजें नहीं है जो दिल्ली में है, तो वो दिल्ली में आएगा, खेलेगा। दैट इज द रियलिटी, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अब है अगला, ये देखिए, इस पर हमने कई बार आपको आगाह किया है और बहुत जल्दी ये लागू होगा। इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत धोखाधड़ी होती है और हमारे जो प्राइवेसीज हैं वो ख़त्म हो जाती है। अगर मैं ऑनलाइन किसी को पेमेंट कर रहा हूं, तो हमारे ऑनलाइन से जुड़ी चीज़ें उसके ऊपर जाएगा, बैंक को जाएगा, बीच के लोगों को जाता है, जो बीच के मीडिएटर्स हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, कंपनी हैं, डाटा हर जगह पहुंच जाती है, जिसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है और होता रहेगा। इसके लिए RBI ने कहा कि टोकनाइजेशन सिस्टम ले आते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा, टोकन कैसे तैयार होता है? तो देखिए, अब जैसे हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, तो उस पर कुछ नंबर होते हैं, तो मान लीजिए 10 नंबर होते हैं, 14 नंबर, तो जो भी होते हैं, तो ये 10 नंबर है। अब बेटा हमारा बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट का भी एक डिजिट होता है, 14, 16, 15, जिसका जैसा है। उसके बाद बेटा हमारा उस ब्रांच का, जहां हमारा बैंक, और तो क्या होता है, वो CV होता है, तो उसका भी एक नंबर होता है। बिल्कुल, इन तीनों से मिलाकर के एक रैंडमली एक नंबर चूज कर लिया जाता है। ठीक है, वही हमारा हो जाता है टोकन नंबर, सांकेतिक नंबर। ठीक है, सांकेतिक नंबर, पूरा नंबर किसी को नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो यही चीजें हैं। तो धोखाधड़ी रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के टोकनाइजेशन की सुविधा की शुरुआत करने जा रही है, जिससे कि कोई भी आपके डाटा से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। टोकनाइजेशन सिस्टम कैसे काम करेगा हमने बता दिया। ठीक है, आइए यहां एक छोटा सा क्वेश्चंस बनता है, इस पर गौर फरमाइए। ठीक है, यहां है इलेक्ट्रिक विमान। इलेक्ट्रिक विमान क्या होता है समझिए। अमेरिका के वाशिंगटन प्रांत में इलेक्ट्रिकल विमान एलाइज की उड़ान भरी गई। यह आसमान में 8 मिनट तक रहा और 3500 फुट तक ऊपर गया। यह बहुत मायने रखता है। और ध्यान रखेंगे, यह एलाइस नाम है इसका, यह इलेक्ट्रिकल विमान है। और यह कहा गया कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल विमान, दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल विमान जिसका नाम एलाइस है, जो अमेरिका के वाशिंगटन में इसे टेस्ट किया गया है। ये 9 यात्रियों को, पैसेंजर को लेकर उड़ सकता है, इसकी ये कैपेसिटी है। तो दैट्स ओके। और अब एक छोटा सा, कभी कभी स्टूपिड सवाल आ जाते हैं, करिएगा क्या उसके लिए। 100 मीटर की दौड़ रोबोट कैसी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बेटा आजकल हम अपने लिए रोबोट बनाते हैं जो हमारा काम कर दे, हमारे आदेशों पर चले। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड
यानी रोबोट की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला रोबोट का क्या नाम है? कैसी। इसने क्या ऐसा कर दिया? तो रोबोट का कंपटीशन होगा दौड़ का, तो इस कंपटीशन में कैसी नाम का रोबोट ने जो है कम समय में 100 मीटर रेस को पूरा कर लिया। कितने में? 24 सेकेंड 73.73। तो 24 सेकेंड, लगभग आधे मिनट से भी कम समय में 100 मीटर को दौड़ लिया। ठीक है, कभी कभी स्टूपिड क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए ध्यान में रखिएगा, और वैसे नहीं। ठीक है, आइए। हाफ मैराथन से मिलेगा 10 लाख जरूरतमंदों बच्चों को भोजन। कोई बात नहीं, ये सब आपको पढ़ने के लिए है, इससे कोई क्वेश्चन अभी हम नहीं बनाने वाले। चलिए, तामलुक की विधवा के ऊपर हमने बात कर दी, और ईरान में जो चल रहा है हिजाब आंदोलन, आज न्यूयॉर्क में भी पहुंचा हुआ है। न्यूयॉर्क में भी इसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो हर जगह सपोर्ट मिल रहा है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं आज कहेंगे। और रिमेंबर एवरीवन, इसी के साथ मैं इसे फिनिश्ड कर रहा हूं, और फिर हम कल मिलते हैं आपके साथ। तो आज जो है वाईफाई नहीं आया था, इस वजह से हम रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।